हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अब भैया ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये ब्लड वेसल्स वो पाइप होते हैं जिनमें हमारा ब्लड बहता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट, उनके साथ जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? अब ये जो ब्लड वेसल है ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, दैट इज़ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग ह्यूमन हार्ट जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे बस इतना समझो कि आर्टरी के फाइन डिवीजन से कैपिलरी बनता है, यानी कि अगर ये हमारा आर्टरी है तो ये फर्दर बहुत छोटे से पाइप में अगर डिवाइड होते हैं तो ये कैपिलरी बनाते हैं, यानी कि आर्टरी के बहुत फाइन डिवीजन से कैपिलरी बनता है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट, उनके साथ जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और उनमें प्रेजेंट ब्लड, ये तीनों मिलके क्या बनाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। क्लियर है? अब देखो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि नाम में ही सर्कुलेटरी लिखा हुआ है, तो इसका फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे शरीर में। तो ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का काम किनका है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है। तो इनके फादर है सर विलियम हार्वे। तो आप ये याद रख लेना कि सर विलियम हार्वे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड इन द होल बॉडी, यानी कि ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का महत्व क्या बनता है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक टॉपिक समझो। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं भैया। तो हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट प्रकार के सेल्स हैं जिनका फंक्शन भी डिफरेंट है। चाहे वो किसी भी प्रकार के सेल हो, उन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि ये जो सेल है हमारे बॉडी के, इन्हें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। और इन्हें ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है, यानी कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट जितने भी सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे सेल्स में कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हमारे शरीर में 3 सिस्टम का बहुत खासा रोल होता है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड आता है। तो ये सिस्टम तीनों साथ में इफ़िशिएंटली काम करके हमारे बॉडी के हर एक सेल्स का नीड को पूरा करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंस को पहुँचाते हैं। वो कैसे? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे लिंक्ड है और रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से किस प्रकार से लिंक है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है पहले ये समझो। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो सिंपल काम होता है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना। तो इसका काम वही लिखा हुआ है कि सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम तो हो गया भैया, ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिंपल फूड की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में है, लेकिन ये सिंपल फूड अभी है कहाँ? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है भैया। अब इस सिंपल फूड को बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाने का जिम्मा हमारे ब्लड ने ले रखा है, यानी कि ये सिंपल फूड को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ब्लड में, यानी कि ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होके इन सिंपल फूड को हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाएगा। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम था कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, और ये सिंपल फूड को हम लोग ब्लड में डाल देते हैं और ये ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होके इन सिंपल फूड को हमारे बॉडी के सेल्स तक डाल देता है, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाना। तो भैया, ऑक्सीजन का नीड तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके हमारे लंग्स तक पहुंचा रहा है, लेकिन हमें उस ऑक्सीजन को तो बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाने की ज़रूरत है ना। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ये बोलता है भैया यहाँ तक ही मेरा काम था, अब सारा काम तुम संभालो, यानी कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड को, और ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होके ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको?
अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड इन होल बॉडी। बताओ अब क्यों ज़रूरी है भैया? क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल्स का डिमांड पूरा करने के लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और इसेंशियल सब्सटेंस को प्रोवाइड कराने के लिए ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा ये होता है कि हमारा सेल जब इन सब्सटेंस को यूटिलाइज करता है ना, तो बहुत सारे वेस्टफुल सब्सटेंस बनाता है अपने अंदर, बहुत सारे हार्मफुल गैस बनाता है। यानी कि हमारे सेल्स में बहुत हार्मफुल गैस बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा शरीर में एक्यूमुलेट करना बहुत ख़राब होता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स में बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम अपने ब्लड में डाल देते हैं। यानी कि ब्लड का दो काम हो गया। ब्लड का काम हो गया कि इसेंशियल सब्सटेंस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक ट्रांसफ़र करना, और सेल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उनको अपने अंदर ले लेना। ठीक है, तो ब्लड का क्या काम हो गया? इसेंशियल सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट को सेल्स तक प्रोवाइड कराना, और सेल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं, हार्मफुल गैस बन रहे हैं, उनको अपने अंदर ले लेना। क्लियर है? तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्यों सर्कुलेट करना जरूरी है ब्लड को। क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और इसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट निकालने की ज़रूरत है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है ना, तो ब्लड वेसल्स में पास होके एक ओपन स्पेस में पास हो जाता है। यानी कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड वेसल्स में पास तो होंगे, लेकिन उन ब्लड वेसल्स से होके हमारा ब्लड एक ओपन स्पेस में पास हो जाता है। तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, तो ब्लड हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। यानी कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमेशा एक क्लोज नेटवर्क में ही फ्लो करता है, एक क्लोज पाइप में ही हमेशा फ्लो करता है। ये इस पाइप से कभी बाहर नहीं निकलता। ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता। और इसमें क्या हो रहा था कि ब्लड वेसल से बाहर निकल रहे थे, एक स्पेस में निकल रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है ना, क्लियर ये चीज़। अब आप ही एक चीज़ बताओ कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छे से असरदार तरीके से काम करेगा? बताओ, ये सिस्टम या ये? ओब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि वो सिस्टम ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से फिर ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में डालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक स्पेस में ब्लड चला गया ना, इस स्पेस से कलेक्ट करके ब्लड को वापस से हार्ट में डालना ये थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। और इसमें क्या है, इसमें तो कहीं निकल ही नहीं रहा ब्लड, ये तो क्लोज नेटवर्क में ही बस फ्लो किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का इफ़िशियंट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ा होगा कि एनिमल्स को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें इस प्रकार का सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि जो बहुत लोअर एनिमल्स है उनमें इस प्रकार का सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो हायर एनिमल्स है उनमें इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब किन में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे हम एग्जाम्पल मेंशन कर दिए हैं कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और ये सारे के सारे में ब्लड हमेशा एक क्लोज नेटवर्क में ही फ्लो करता है। इनमें एक एफिशिएंट सिस्टम प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन के लिए। क्लियर है? अगर आपको ये समझ नहीं आया कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं तो हम आपको एनिमल किंगडम में पढ़ा देंगे। अभी आप यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक ओपन स्पेस में चला जाता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। बाकी ये जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का कॉन्सेप्ट है ये हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।